कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो आखिर काम कैसे करती है? ये सब एक कह सकते हैं एक अदृश्य शक्ति का खेल है जिसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आज हम इसी के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और फिजिक्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एक मजेदार कहानी में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट आखिर है क्या। फिर मिलेंगे सर्किट के 3 हीरोज से, देखेंगे कि जब ये हीरोज टीम अप करते हैं तो क्या होता है, और फिर बात करेंगे अनुनाद के जादू की, और आखिर में जानेंगे कि एसी हमारी दुनिया में कैसे फिट होती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी चीज को मापें तो मापें कैसे जो एक जगह टिकती ही नहीं? यही तो है ऑल्टरनेटिंग करंट की सबसे बड़ी पहेली। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट करंट यानी डीसी को एक शांत नदी की तरह समझिए जो बस एक ही दिशा में बहती चली जाती है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी समंदर की लहरों जैसा है जो लगातार आगे जाता है फिर पीछे आता है, अपनी दिशा और ताकत बदलता रहता है। और ये जो लहर जैसी शक्ल है ना, ये है इसका सिग्नेचर, इसकी पहचान। इसे कहते हैं साइन वेव। ये बिल्कुल एक डांस की तरह है जहां वोल्टेज और करंट एक साथ ऊपर उठते हैं, अपनी पीक पर पहुंचते हैं और फिर दिशा बदलकर वापस नीचे आते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। अब एक मजेदार और थोड़ी चौंकाने वाली बात, अगर एक पूरे साइकिल में एसी का औसत यानी एवरेज निकालने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा? 0, 0। क्यों भला? अरे भाई, क्योंकि वो जितना आगे जाता है उतना ही तो पीछे भी आ जाता है, तो सब कैंसिल आउट। तो फिर इसकी असली ताकत को मापते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर। अब ये सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे पर इसका काम बहुत सिंपल है। ये एसी की ताकत को डीसी के बराबर रखकर मापता है। मतलब ये बताता है कि एक एसी सर्किट उतनी ही गर्मी पैदा करने के लिए कितने डीसी करंट के बराबर है। बस इसी से हम एसी और डीसी की पावर को सीधे सीधे कंपेयर कर पाते हैं। तो एसी की बेसिक बातें तो समझ आ गईं। अब वक्त है उन 3 हीरो से मिलने का जो इस करंट के बहाव को कंट्रोल करते हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक की अपनी अलग पर्सनालिटी, अपनी अलग सुपर पावर है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे सबसे सीधे साधे हीरो से, रेजिस्टर यानी प्रतिरोधक। इसका काम बहुत ही सिंपल है, करंट के रास्ते में बस थोड़ी सी रुकावट पैदा करना। और रेजिस्टर के साथ ना वोल्टेज और करंट की दोस्ती बड़ी पक्की है। जैसे वोल्टेज करता है, करंट बिल्कुल उसे कॉपी करता है। दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, एकदम परफेक्ट तालमेल में। फिजिक्स की भाषा में इसे कहते हैं इन फेज होना। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे हीरो से, इंडक्टर यानी प्रेरक। और ये रेजिस्टर से बिल्कुल उल्टा है। इसे बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी हमेशा कोशिश रहती है कि चीजों को थोड़ा धीमा कर दिया जाए। इंडक्टर को ना एक बहुत भारी चक्के की तरह सोचिए। जब आप उसे घुमाने के लिए धक्का लगाते हैं तो क्या वो तुरंत घूम जाता है? नहीं ना, थोड़ा टाइम लेता है। बस इंडक्टर भी यही करता है। इसके कारण करंट हमेशा वोल्टेज से थोड़ा पीछे रह जाता है, लैग करता है। तो बस एक बात याद रखनी है, इंडक्टर मतलब करंट पीछे, हमेशा वोल्टेज से लैग करेगा। कह सकते हैं कि ये थोड़ा सुस्त है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी हीरो की, कैपेसिटर यानी संधारित्र। और जैसा कि शायद अंदाजा लग गया होगा, ये इंडक्टर का एकदम उल्टा है। जहां इंडक्टर सुस्त है, वहीं कैपेसिटर हमेशा जल्दी में रहता है। कैपेसिटर इतना तेज है कि जैसे ही वोल्टेज बदलना शुरू होता है, करंट तो उससे भी पहले भाग खड़ा होता है। ये चार्ज और डिस्चार्ज इतनी तेजी से होता है कि करंट हमेशा वोल्टेज से आगे निकल जाता है, उसे लीड करता है। तो ये हो गया इंडक्टर का एकदम ऑपोजिट। कैपेसिटर में करंट हमेशा आगे। तो अब हमारे पास एक है जो पीछे रहता है और एक जो हमेशा आगे भागता है। तो अब असली मजा आएगा। क्या होगा जब हम इन तीनों हीरोज को, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को एक ही टीम में, एक ही सर्किट में डाल दें? चलिए देखते हैं। ये है LCR सर्किट। अब यहाँ एक दिलचस्प खींचतान शुरू हो जाती है। रेजिस्टर अपनी रुकावट डाल रहा है, इंडक्टर करंट को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है और कैपेसिटर उसे आगे धकेलने में लगा है। मतलब एक असली जंग छिड़ गई है।
और जब ये तीनों मिलकर करंट का विरोध करते हैं तो उस टोटल विरोध को हम एक नया नाम देते हैं, इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। ये सिर्फ रेसिस्टर की तरह सिंपल रुकावट नहीं है, बल्कि इंडक्टर और कैपेसिटर की खींचतान का मिला-जुला असर है। लेकिन इस पूरी खींचतान और लड़ाई के बीच एक जादुई मोमेंट आता है, एक ऐसा खास पल जब सर्किट अपनी पूरी मैक्सिमम पावर को अनलॉक कर देता है, और इसी जादू को हम कहते हैं रेजोनेंस यानी अनुनाद। तो ये रेजोनेंस होता कब है? ये तब होता है जब इंडक्टर का करंट को पीछे खींचने वाला असर कैपेसिटर के आगे धकेलने वाले असर के ठीक बराबर हो जाता है। दोनों एक दूसरे के असर को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं, एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। और ये ग्राफ इस कहानी को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। एक खास फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर का विरोध, जिसे XL कहते हैं, और कैपेसिटर का विरोध, जिसे XC कहते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और बस इसी पॉइंट पर जादू होता है। और इस जादू का नतीजा जबरदस्त, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सर्किट में विरोध करने वाला बचा कौन? सिर्फ हमारा सीधा साधा रेजिस्टर, यानी टोटल रुकावट या इम्पीडेंस एकदम मिनिमम हो जाती है। और इसका सीधा मतलब है करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। और हाँ, ये सिर्फ फिजिक्स की किताबों की थ्योरी नहीं है, ये असल में काम करती है। अगली बार जब कोई पुराना रेडियो ट्यून करे ना, तो याद रखिएगा, असल में उस नॉब को घुमाकर सर्किट की फ्रीक्वेंसी को बदला जा रहा है, ताकि वो रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। इसी को तो कहते हैं रेजोनेंस। तो अब जब ये समझ आ गया है कि एसी काम कैसे करता है, तो आखिर में ये भी देख लेते हैं कि हमारी दुनिया के लिए इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। देखिए, एसी का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसे बनाना सस्ता पड़ता है और इसे बहुत लंबी दूर तक बिना ज्यादा पावर लॉस के भेजा जा सकता है। इसीलिए हमारे घरों तक बिजली एसी के रूप में आती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये डीसी के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और कुछ खास काम है जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिनके लिए एसी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसमें कोई शक नहीं कि एसी ने 20वीं सदी को पावर दी, उसे डिफाइन किया। पर अब सवाल ये है कि 21वीं सदी को कौन पावर देगा? क्या एसी का राज जारी रहेगा या कोई नई टेक्नोलॉजी इसकी जगह लेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में मिलेगा।